This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, अब आप लोगों की जो क्लासेस होंगी वो आप लोगों के लिए क्लास नाइन्थ के लिए रिवीजन क्लासेस चलेंगी, और रिवीजन क्लासेस चलेंगी आपके मास्टर क्लासेस के नाम से। ठीक है। और इनके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इनके अंदर हम पढ़ेंगे आपकी एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी की बुक से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स आपको कवर कराए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और इन चैप्टर्स के अंदर भी आपको सारी चीजें नहीं कराई जाएंगी। इन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स के अंदर भी आपको दो चीजें कराई जाएंगी। एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट का मतलब है कि जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और आपको उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर क्या कराए जाएंगे, जो हाईली रिपीटेड या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस किए जाएंगे। तो बच्चों, अब आपको क्या करना है, आपकी क्लासेस जो चलाई जाएंगी वो मास्टर क्लासेस के नाम से चलाई जाएंगी, ताकि आप अपने गणित की परीक्षा की कैसे कर सके, बेहतर तैयारी कर सके। और अब आप लोगों का एक छोटा सा काम है कि अगर आपकी क्लास के बच्चे पहले क्लास ज्वाइन करते थे पर वो अभी क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो बस आपको उनको इन्फॉर्मेशन दे देनी है कि अब आप क्लास ज्वाइन करना स्टार्ट कर दो जल्दी से, क्योंकि अब आपको एग्जाम्स के लिए तैयारी करानी है। तो आप अपने एग्जाम्स को लेकर सभी बच्चे अलर्ट हो जाइए, और अपने दोस्तों को आप उनको बोलिए कि वो भी क्या करें, क्लासेस को ज्वाइन करना शुरू करें, ताकि वो भी अपने एग्जाम्स के अंदर अच्छे नंबर लेकर आ सके। ठीक है। ये आप लोगों का काम है कि आप तो क्लास ज्वाइन करते ही करते हो, साथ में अपने साथियों को, जो भी आपके स्कूल में पढ़ते हैं, जो पहले क्लास अटेंड कर रहे थे अभी कुछ दिनों से नहीं कर रहे, तो आप उनको बोलो कि अब मास्टर क्लासेस स्टार्ट की गई हैं रिवीजन के लिए, ताकि आप अपने एग्जाम्स में ज्यादा अच्छे नंबर लेकर आ सको। तो अब आप क्लास को स्टार्ट करना, मतलब ज्वाइन करना स्टार्ट कर दीजिए सभी। ठीक है। चलिए, हम क्या पढ़ रहे थे? हम क्लास नाइन्थ के लिए मैथ पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने क्षेत्र मिति के लगभग लगभग सारे मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट कवर कर लिए थे। और लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था बेलन का आयतन। लास्ट क्लास के अंदर यही खत्म किया था हमने। हम जानते हैं कि बेलन एक ऐसी आकृति होती है सर, कि जो हमें कैसे दिखाई देती है, एक पाइप के जैसी दिखाई देती है। सर, इसके दो आधार होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, दोनों ही वृत्ताकार होते हैं। मान लेते हैं अगर इस वृत्ताकार आधार की त्रिज्या r है और इस बेलन की ऊंचाई h है, तो आपने याद किया था कि जो बेलन का आयतन होता है सर, वो होता है पाई आर स्क्वेयर एच। क्या होता है वो? पाई आर स्क्वेयर एच। और अगर आपको आर और एच दोनों के मान सेंटीमीटर में मिलते हैं, तो आप कहोगे सर आयतन किस में आता है हमारा? सेंटीमीटर क्यूब में। और अगर आपको आर और एच दोनों के मान अगर मीटर में मिलते हैं, तो आप कहोगे सर हमारा आयतन आता है मीटर क्यूब के अंदर। तो ये हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था कि बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वेयर एच होता है। चलिए, अब आप लोगों के सामने एक रिकॉल टेस्ट है। सभी बच्चे उसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। तो हमने आप लोगों का कर दिया चैट सेक्शन बंद। वजह आपको पता है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने के बाद में आप पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करते हो। तो हमने पोल सेक्शन के अंदर आपका रख दिया रिकॉल टेस्ट क्वेश्चन। और अब हम आपको समझा देते हैं जल्दी से। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए क्या दिया गया है आपको इसके अंदर। आपको दिया गया है कि 440, लिखा गया है कि 440 आयतन वाले, सॉरी 440 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक बेलनाकार कंटेनर के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि कंटेनर की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। और आपको पाई का मान कितना लेना है? 22/7। यानी कि आपको पता लग गया कि बेलनाकार कंटेनर है। सर, इसकी ऊंचाई का मान कितना दे दिया गया है? सर, ऊंचाई का मान दे दिया गया है हमें 35 सेंटीमीटर। और सर, इसके आयतन का मान कितना दे दिया गया है? सर, इसके आयतन का मान हमें दे दिया गया है 440 सेंटीमीटर क्यूब। पूछा गया है कि बताइए इस कंटेनर की त्रिज्या आर का मान कितना होगा। तो सभी बच्चे आयतन का सूत्र लगाएं, और आयतन के सूत्र में पाई और एच का मान भरने के बाद में आप समीकरण को हल करके सभी बच्चे आर का मान निकालेंगे कि आर का मान कितना आएगा। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। हल करने के बाद में सभी बच्चे अपना जल्दी से आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद ना अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी तो काफी कम बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। बहुत ही आसान सवाल है कि आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करें। बच्चे, दानवीर के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज आप अपना सवाल जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट करें बच्चे।
चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखो बहुत ही आसान सवाल है, ऐसा सवाल हमने लास्ट क्लास के अंदर भी किया था। आपको बेलन का आयतन दे रखा है 440 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको ऊंचाई का मान दे रखा है h का मान 35 सेंटीमीटर। आपसे r का मान पूछा गया है। लास्ट क्लास में भी ऐसा सवाल हमने कराया था आपको। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, लेकिन पर पोल सेक्शन के अंदर बहुत ही कम बच्चों ने अपना आंसर वोट किया है। देखो जब तक आप पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट नहीं करोगे, आपको पता है आपकी अटेंडेंस पोल सेक्शन के द्वारा भी लगती है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन आता है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और अपने आंसर को जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, वरना तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगती है बच्चे। फिर आपका रिकॉर्ड देखा जाता है, आपका सारा डाटा होता है, और अगर आप पहले से आपको पता लग जाता है हमें कि आपके पास में पोल सेक्शन आता है पर आपने आंसर नहीं करनी है, अगर आपने आंसर नहीं करोगे पोल सेक्शन के अंदर तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी फिर। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन आता है वो जल्दी से अपने क्वेश्चन को हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट कीजिए। चलिए, अब आप लोगों के पास में आपके आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। जिन बच्चों के गुड पास इवनिंग में सर। पोल ऑप्शन नहीं आता, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। ठीक है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए। देखो कुछ बच्चे तो इतने आलसी हो गए हैं कि ना तो वो अपना आंसर पोल सेक्शन में भेजते हैं और ना ही वो अपना आंसर चैट सेक्शन में भेजते हैं। और जब तक बच्चे आपका यही नहीं पता लगेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो फिर क्या फायदा होगा ये बताइए। ठीक है, देखो कम से कम अगर आपके पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है तो आपको अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजना चाहिए, ताकि जब हम समझाएं तो हम भी देख सकें कितने बच्चों को सही था और कितने बच्चों को गलत था। चलिए, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। देखिए से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्या दिया गया था आपको। आप कहोगे सर हमें बेलन का आयतन दिया गया था 440 सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिया गया था हमें, बेलन का आयतन दिया गया था 440 सेंटीमीटर क्यूब। सर बेलन की ऊंचाई दी गई थी 35 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या हमसे पूछी गई थी। ठीक है, चलिए जब आप इसको हल करोगे तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। देखिए एक खाली पेज पर लगा देते हैं स्क्रीनशॉट सवाल ही सवालों से। चलिए देखिए कि जब आप इसको हल करोगे तो आपको क्या क्या चीज दे रखी है। आप कहोगे सर हमें बेलन का आयतन दे रखा है। सर बेलन की जो ऊंचाई है वो 35 सेंटीमीटर है। सर जो बेलन का आयतन है यानी कि जो हमारे पास है वॉल्यूम है, सर वो हमारे पास में 440 सेंटीमीटर क्यूब है। और सर हमसे इसमें त्रिज्या का मान पूछा गया है। आप कहोगे सर आयतन का एक सूत्र होता है कि अगर हम बेलन के आयतन का सूत्र लगा दें कि सर इसका मान तो 440 सेंटीमीटर क्यूब है। सर आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और इसका मान कितना हो गया, 440। जब आप इसके अंदर पाई का मान 22/7, आपने कहा सर पाई का मान रख देते हैं 22/7। सर हमें आर का मान पूछा गया है तो आर की जगह तो कुछ नहीं रख सकते। गुणा सर ऊंचाई का मान कितना दिया गया हमें, 35 सेंटीमीटर हमने रख दिया, इक्वल्स टू 440। जब आप आर का मान निकालोगे तो आप कहोगे सर जिसका मान निकालना है वो इधर ही रहेगा। आपने कहा आर स्क्वायर इधर ही रहेगा, बराबर 440। अब देखो यहाँ पर 22/7 था, तो दूसरी तरफ आगे कितना हो जाएगा, 7/22। क्योंकि आप जानते हो कि भाई भिन्न जब एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ जाती है तो भिन्न पलट जाती है। गुणा सर यहाँ 35/1 था, तो सर इधर आके 1/35 हो गया। यहां तक सभी को समझ में आ गया है। अगर यहां तक सभी को समझ में आ गया तो एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर हमने आयतन का सूत्र लगाया कि आयतन का मान 440 सेंटीमीटर क्यूब है। सर आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच।
सर हमने पाई आर स्क्वायर के अंदर पाई का मान रख दिया 22/7, आर स्क्वायर यानी कि हमें नहीं पता, और एच का मान रख दिया हमने 35। और सर जो ये दिया गया है हमें कितना दिया गया है सर, 440 के बराबर दिया गया है। अगर हम आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो सर आर स्क्वायर का मान हो जाएगा कि आर स्क्वायर बराबर 440, इधर 22/7 था, तो दूसरी तरफ आके कितना हो जाएगा ये दूसरी तरफ आके हो जाएगा सर 7/22, और इधर 35/1 था, तो दूसरी तरफ आके कितना हो जाएगा वो 1/35। जब आप इसको हल करोगे, देखिए जब आप इसको हल करोगे तो हम लाल पेन से, चलो काले पेन से कट करके दिखाते हैं। देखिए आपने कहा सर जब इसको हल करेंगे तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, सर ये कट गया 7 से 5 टाइम में। सर इसको 5 से काट लेते हैं कि 5 एकम 5, सर इसको 5 से काटा तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। सर हमारे पास में आ गया आर स्क्वायर का मान कि सर 88/22, और जब इसको काटोगे तो 4 टाइम कट जाएगा। आपने कहा सर आर स्क्वायर का मान आ गया है हमारे पास में कि सर आर स्क्वायर का मान है 4, तो आप जानते हो कि 4 किसका वर्ग होता है, आप कहोगे सर 2 का वर्ग होता है, और तुलना करने पर आप कहोगे सर आर का मान कितना आ गया हमारे पास में 2। अब देखो सब कुछ सेंटीमीटर में था, क्योंकि ऊंचाई सेंटीमीटर में थी, आयतन सेंटीमीटर क्यूब में था, तो आप कहोगे सर त्रिज्या भी किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो सर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सर हमारा आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो सभी बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो आप वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताना कि सर मुझे यहाँ पर डाउट है, समझ में नहीं आया है। समझ में आ गया सभी को? चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। सोमवीर सन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, और विनीत कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, वो एक बार हमें बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। विनीत, जब हमने आपसे यहां तक पूछा था, बच्चे जब आपने वाई टाइप करा था कि आपको यहां तक कोई डाउट नहीं है, और अभी हमने आपसे पूछा है तो आपने कहा कि सर आपको समझ में नहीं आया क्योंकि आपने एन टाइप किया है। देखो अगर आपको यहां तक कोई डाउट ही नहीं था तो आपने कहा सर 7 से काटा 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ये कट गया। फिर हमने 5 से काटा 5 एकम 5, सर इसको काटा तो ये 88 टाइम पे कट गया, तो हमने लिख दिया कि आर स्क्वायर का मान आ गया 88/22। ठीक है बच्चे? अच्छा, जिस बच्चे ने बलराम के नाम से क्लास ज्वाइन की है, शायद उनका नाम पंकज है, एक बार बच्चे आप भी अपना माइक ओपन करके बताइए कहाँ पर डाउट है बच्चे। उनका नाम सागर या फिर पंकज है, एक बार आप बताइए। सर बीच में से। चलो हम एक बार सभी को समझा देते हैं, जल्दी से समझना बच्चे। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है सर, हमने कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ यहाँ पर हमने इतना लिखा है कि आपको दिया क्या गया है और आपसे पूछा क्या गया है। देखिए आपको इस सवाल के अंदर ऊंचाई का मान 35 सेंटीमीटर दिया गया है, और वॉल्यूम का मान यानी कि आयतन का मान 440 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, और आपसे त्रिज्या का मान पूछा गया है। तो आपने कहा सर आयतन का मान दिया गया है 440 सेंटीमीटर क्यूब, तो एक काम करते हैं, आयतन का सूत्र लगा देते हैं, होता है बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि हल करने के बाद कितना आएगा 440। एक काम करते थे सर, इनके मान भर देते हैं जिसका मान हमें पता है। आपको सर 22/7 तो होता है पाई का मान, गुणा सर आर का मान तो हमें निकालना है, तो ये आर स्क्वायर। सर ऊंचाई का मान हमें 35 दिया गया है, बराबर 440। यहां तक तो किसी बच्चे को डाउट नहीं है। देखो विनीत, बलराम और सोमवीर सन के नाम से बच्चे जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, अगर यहां तक क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर अभी तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ सूत्र लगाया और सूत्र के अंदर हमने मान रखे हैं। ठीक है, चलिए जब हम लोग आगे चलेंगे तो आप कहोगे सर हमें आर स्क्वायर का मान निकालना है, यानी कि हमें आर त्रिज्या का मान निकालना है, तो आर स्क्वायर इधर ही रहेगा, तो सर आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 440। बच्चे माइक बंद प्लीज। दानवीर के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, प्लीज वो माइक बंद कीजिए। देखिए आपने कहा सर हमें आर स्क्वायर का मान निकालना है, तो आर स्क्वायर बराबर 440। अब आप बताइए कि अगर भिन्न इधर 22/7 है, तो दूसरे हाथ की तरफ आके 7/22 हो जाएगी, यानी कि भिन्न पलट जाएगी। बोला सर ये 35/1 था, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक मान लेते हैं, तो सर इधर आके 1/35 हो जाएगी। जब आप इसको हल करोगे, आप जब इसको हल करोगे तो हमने इसके नीचे एक लिख दिया है, ताकि सारी भिन्न हमें दिख जाए अंश और हर की फॉर्म में। जब आप इनको कट करोगे तो कैसे कट करोगे, आपने कहा सर 7 से काट रहे थे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, कट गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? चलिए फिर आपने कहा 5 से काट लेते सर, 5 एकम 5, 5 से काटा तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, सर 88 टाइम पे कट गया है। ठीक है, चलिए आपने कहा सर आर स्क्वायर का मान आ गया है हमारे पास में 88/22, क्योंकि देखो 88 की गुणा एक में करोगे तो 88 आएगा, और 88 एकम फिर से 88 आ जाएगा। सर एक की गुणा 22 में करोगे तो 22 आ जाएगा, और 22 की गुणा फिर से एक में करोगे तो 22 आ जाएगा।
आपने कहा सर आर स्क्वायर का मान आ गया है हमारे पास में, इसको काटा, 22 चौक कितना होता है 88, तो आपने कहा सर आर स्क्वायर का मान आ गया 4, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग। अब देखो इधर तो लिखा है आर का वर्ग और इधर लिखा है 2 का वर्ग, और अगर ये दोनों संख्याएं बराबर है तो आप कह दोगे सर तुलना करने पर आर का मान कितना आ गया हमारे पास में, 2 सेंटीमीटर। आप सभी को क्लियर हो गया है? तो आप सभी बच्चे इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं जल्दी से आगे। ठीक है, विनीत, बलराम और सोमवीर सिंह के नाम से बच्चे को समझ में आ गया है? ठीक है, अब देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, इतना तो सभी को समझ में आ गया है। देखिए अब हम थोड़ा करेंगे थोड़ा सा रिवीजन। हम जल्दी जल्दी हम जल्दी जल्दी एक दो सवाल लिखेंगे, आपको उनके आंसर बताने चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, आपसे होमवर्क वाली बुक भी डिस्कस कर ली जाएगी। जैसे कि आपका पहला सवाल है कि आपके पास में बेलन का, सॉरी, घन का आयतन हम आपको दे देते हैं कि घन का आयतन है आपके पास में, कि सर घन का आयतन है हमारे पास में कितना, कि सर घन का आयतन है 729 सेंटीमीटर क्यूब। हमने पढ़ा था घन का आयतन, घनाभ का आयतन और बेलन का आयतन। ठीक है, तो आपको घन का आयतन दिया गया है 729 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे पूछा क्या क्या है, बताइए आप घन की भुजा कितनी होगी। आपसे घन की भुजा का मान पूछा गया है कि सभी बच्चे घन की भुजा का मान बताएंगे। फिर सभी बच्चे घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बताएंगे। आप बताएंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आप बताओगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, आपसे तीन चीजें पूछी गई है कि आपको घन का आयतन दिया गया है कितना, 729 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आप लोगों का पहला सवाल है कि आपको घन का आयतन दिया गया है 729 सेंटीमीटर क्यूब, बताइए घन की भुजा कितनी होगी, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, और इस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। संजय बच्चे, आप काफी दिन से क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे थे, आप बताइए हमें कि काफी दिन से क्लास क्यों नहीं ज्वाइन की थी। बाकी बच्चे इसको जल्दी से हल करें। सर एक क्लास मैंने दूसरे फोन संजय, से ली थी। सर मैं लेट हो गया। मैंने कहा पढ़ाई, ठीक है कोई बात नहीं सचिन, आप तो हमेशा आते हो। हमें लगा कि संजय काफी दिन से नहीं आए थे, तो आप दूसरे फोन से क्लास ले रहे थे ना बच्चे? यस सर, एक स्नेहा नाम से आईडी थी ना, वो मेरी थी। ओके ओके ओके, समझ गए समझ गए। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो आप सवाल देखो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इसको हल करेंगे। और अभी क्लास के अंदर कुछ बच्चे हैं, तो हम आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। देखिए आपको क्या करना है कि अब आपकी क्लासेस जो चलाई जाएंगी, देखिए सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि अब आपकी जो आगे की क्लासेस चलाई जाएंगी कब कब से, सर जो हमारा मंगलवार आएगा, जो मंगलवार आएगा 15 फरवरी से हमारी नई क्लासेस चलाई जाएंगी। कौन सी क्लासेस, क्लास नाइन्थ की रिवीजन क्लासेस। क्या चलाई जाएंगी, क्लास नाइन्थ की रिवीजन क्लासेस, जो मास्टर क्लासेस के नाम से चलाई जाएगी। इनके अंदर आपको कराया क्या जाएगा, इनके अंदर आपको एनसीईआरटी से कराया जाएगा, यानी कि आपको एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स कराए जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स कराए जाएंगे आपको एनसीईआरटी के। ठीक है बच्चे, जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं चैप्टर्स। दूसरा, ये चैप्टर्स भी आपको इस तरीके से कराए जाएंगे कि इन चैप्टर्स के आपको मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे, और आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो एग्जाम में ज्यादातर टाइम पूछे गए हैं। ठीक है, तो अभी तक जो बच्चे आपके साथ पढ़ रहे थे, अगर उन्होंने क्लास ज्वाइन करना बंद कर दिया है कि उनको लग रहा होगा कि स्कूल के एग्जाम आ रहे हैं, अब हमें स्कूल की चीजों की तरफ, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, तो अब आप उनसे बोल देना कि मंगलवार से 15 फरवरी से आपकी परीक्षाओं के लिए ही कुछ नई क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी, मास्टर क्लासेस। ठीक है, जिनके अंदर आपको क्या चीज पढ़ाई जाएगी, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे एनसीईआरटी के, जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा नंबर के होते हैं। उनके अंदर भी आपको ऐसी चीजें पढ़ाई जाएंगी जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट होंगे, या फिर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो पेपर में हर साल आते हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब आप लोगों का छोटा सा मतलब हमें हेल्प चाहिए कि आप क्या करेंगे, अपने सभी दोस्तों को बताएंगे कि अगर उन्होंने क्लास ज्वाइन करनी बंद कर दी है, तो मंगलवार 15 फरवरी से आपके लिए रिवीजन क्लासेस लाई जा रही है मास्टर क्लासेस के नाम से। ठीक है, और आप उनको बोलोगे कि सभी बच्चे क्या करें, क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि सभी को अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने होंगे। तो अच्छे एग्जाम्स मतलब नंबर लाने के लिए आपको क्या करना होगा, मास्टर क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन करना होगा, क्योंकि अब आपको मास्टर क्लासेस के थ्रू रिवीजन कराया जाएगा, जो भी आपके चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो भी उनसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आपसे पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है बच्चे, चलिए, तो अब से बच्चे सवाल को हल करेंगे कि हमें घन का आयतन दिया गया है 729 सेंटीमीटर क्यूब। कितना दिया गया है, 729 सेंटीमीटर क्यूब।
हमसे घन की भुजा पूछी गई, बताइए भुजा का मान कितना होगा। ठीक है, विनय का आंसर आया, बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद में अपना आंसर भेजिए जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर। हाँ, आपको ये तो बताना भूल गए कि सारे आंसर चैट सेक्शन के अंदर ही करने हैं, कोई बच्चा पोल का इंतजार नहीं करेगा। सिर्फ अभी तक विनय का ही आंसर आया है, जबकि हमने पूरा घन घना और हमने पूरा का पूरा बेलन अभी खत्म किया है पढ़ के। चलिए, हम आपको 2-2 मिनट का समय देंगे सिर्फ। जैसे कि 5:53 हो रहा है, तो आपके पास में 5:54 तक का टाइम है, फिर हम आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। हम जल्दी जल्दी आपको थोड़ा कम समय देंगे ताकि आप इनको जल्दी से सोल्व करें। ठीक है, अब काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, तो अब सभी बच्चे पहले सामने देखेंगे स्क्रीन पर, और अब हम आप लोगों को समझा देते हैं क्योंकि काफी सारे बच्चों ने हल करके अपने आंसर भेज दिए। देखिए, आपको घन का आयतन दिया गया है, तो आप कहोगे सर घन का आयतन हम लोगों को कितना दिया गया है, 729। तो आपने कहा सर जो घन का आयतन है, सर जो घन का आयतन है वो हमारे पास में कितना है, 729 सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं सर घन के आयतन का एक सूत्र होता है, क्या होता है, भुजा का क्यूब। क्या होता है वो सूत्र, भुजा का क्यूब। आपको भुजा का क्यूब का मान दिया गया है 729। देखो, सबसे पहले तो आपको इतना कर लेना चाहिए बच्चे कि 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद कर लेने चाहिए कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब हमारे पास में 8 होता है, 3 का क्यूब हमारे पास में 27 होता है, 4 का क्यूब हमारे पास में 64 होता है, 5 का क्यूब हमारे पास में 125 होता है, 6 का क्यूब हमारे पास में, सॉरी यहाँ पे क्यूब आएगा, ठीक है, 6 का क्यूब हमारे पास में 216 होता है, 7 का क्यूब हमारे पास में 343 होता है, 8 का क्यूब हमारे पास में 512 होता है, 9 का क्यूब हमारे पास में 729 होता है, और 10 का क्यूब हमारे पास में 1000 होता है। तो पहले तो आपको 1 से लेकर 10 तक के सारे क्यूब यानी कि घन याद कर लेने चाहिए। और एक तो ये हो गया सर अगर याद है तो हम कर लेंगे, दूसरा कैसे करेंगे, अगर किसी बच्चे को घन याद नहीं है तो क्या वो सवाल ही नहीं करेगा एग्जाम में, एग्जाम में सवाल तो उसको भी करना है। तो सभी बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जहां पर हमने लिख दिया है। चलो 1 सेकंड रुकिए, स्क्रीनशॉट अभी ले लेना। कि आप कहोगे सर 729 तो हमने देख लिया कि सर ये तो 9 का घन होता है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सर 729 बराबर 9 का घन। यानी कि सर हम लिख सकते हैं कि जो भुजा का क्यूब है वो 9 के क्यूब के बराबर है। और सर कंपेयर करने पर अगर ये दोनों संख्याएं बराबर है तो सर भुजा का मान कितना आ गया है, आप कहोगे सर भुजा का मान आ गया हमारे पास में 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि सर आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है तो भुजा सेंटीमीटर में रही होगी। ठीक है, अब आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आपको जल्दी से दूसरा कंसेप्ट बताते हैं कि अगर किसी बच्चे को घन याद नहीं है तो वो सवाल कैसे करेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए, तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अब हम हटा देते हैं। देखिए, अगर किसी बच्चे को कोई घन याद नहीं है, हो सकता है आपने 10 तक याद किए हो, पेपर में 15 का घन पूछ लिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको जो भी नंबर दिया गया है आयतन के लिए, क्योंकि आप कहोगे सर हमें पता है कि भुजा के क्यूब का मान कितना है, 729, यानी कि 729 को आपने लिखा और आपने इसके गुणनखंड करने स्टार्ट किए। ठीक है, और आप जानते हो कि इसके लास्ट में कितना है, सर इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो नंबर 2 से नहीं कटेगा, क्या 3 से कटेगा, हाँ ये नंबर 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटा। सर 3 दूनी 6, भाई एक बच गया, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से काटा आपने इसको, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर आपने इसको 3 से काटा, 3 से काटा तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर आपने इसको 3 से काटा, 3 नीम 27, फिर आपने इसको 3 से काटा, 3 तिया 9, और फिर आपने इसको 3 से काटा 1। गुणनखंड का मतलब होता है कि आपको सबसे छोटे वाले नंबर से काटना है और तब तक काटते जाना है जब तक कि 1 ना आ जाए। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर 3 से काटते हैं, फिर 5 से काटते हैं, फिर 7 से काटते हैं, यानी कि हमें अभाज्य संख्याओं से ही काटना होता है। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। तो हम लिख सकते हैं सर 729 को कितना लिख सकते हैं, सर 729 को लिख सकते हैं हम तीन, कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सर 6 बार आया है। यानी कि सर हम भुजा के क्यूब को लिख सकते हैं कि सर 729 को लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। और देखो यहाँ पर क्यूब है, यानी कि यहाँ पर 3 है, तो आपको 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना पड़ेगा। आपने कहा सर एक तो जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है बच्चे, आपको 3 3 संख्या को जोड़ा बनाना पड़ेगा, तो जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाएगी। आपने कहा सर 3 इसमें से बाहर आ गया और 3 इसमें से बाहर आ गया, तो आप कहोगे सर भुजा का मान कितना आ गया है, सर भुजा का मान आ गया हमारे पास में 3 × 3 9। ठीक है, अगर कहीं पर लिखा है
अगर इतना समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। सभी बच्चे कमेंट में जल्दी से वाई टाइप करेंगे अगर आप सभी को समझ में आ गया है। फिर हमसे आपसे एक और नंबर पूछ लेते हैं। चलिए ठीक है, सभी को समझ में आ गया है? ठीक है, तो अब आप बच्चे, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, स्क्रीन पर देखेंगे सभी बच्चे। अब देखिए, आप, हमने आपको 10 तक के क्यूब याद कराए थे। आप लोग हमें बताइए, अगर घन का आयतन, अगर आप लोगों को दे दिया जाए कि घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है, अगर घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बताइए घन की भुजा का मान क्या होगा? जल्दी से घन की भुजा का मान बताएंगे सही बच्चे चैट सेक्शन में, कितना होगा? सिर्फ अगर आपको घन का आयतन दिया गया है 1728 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बताओ जरा घन की भुजा का मान क्या होगा? सभी बच्चे इसको हल करेंगे जल्दी से और अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजेंगे सभी बच्चे। चलिए, अगर आपको घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, तो बताइए घन की भुजा का मान क्या होगा? सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजेंगे। आपके पास में एक एक मिनट का ही समय होगा। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजेंगे कि अगर आपको घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब दिया जाएगा, तो आप बताइए जरा घन की भुजा का मान क्या आएगा? सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख कर देंगे। संजय और विनय, आप बच्चे एक बार माइक ओपन करके बताओ, नीतीश, निखिल, कि आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? एक बार अपना, ठीक है, तो आप आंसर दीजिए बच्चे। कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो जी कर रहे हैं कोशिश। ठीक है। एक बच्चे का आंसर आ गया जिन्होंने क्लास ज्वाइन की है, अंकित कुमार के नाम से। देखते हैं उनका सही है गलत। बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए। ठीक है, विनीत कुमार का भी आंसर आ गया है, जिन्होंने विनीत कुमार के नाम से क्लास ज्वाइन की है। बाकी बच्चे अपना आंसर भेजिए। ठीक है, सोमवीर सन के नाम से भी आ गया है आंसर। धर्मवीर के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की उनका भी आंसर आ गया है। ठीक है, काले कुमार के नाम से, नीतीश कुमार के नाम से जिन बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, विनय के नाम से, निखिल, ठीक है, सचिन के नाम से, नवदीप के नाम से आंसर आ गया है, दानवीर के नाम से आ गया है, कोमल कुमारी, संजय कुमार के नाम से आ गया है। चलिए, अब ज्यादातर बच्चों का आंसर आ गया है। अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, अभी आपको बताया गया था कि जब आप घन का आयतन आपको दिया गया है कि 1728 सेंटीमीटर क्यूब है, आपसे घन की भुजा पूछी गई है, तो आप घन का आयतन का ही सूत्र लगाओगे कि जो घन का आयतन हम लोगों को दिया गया है वो कितना दिया गया है। आप कहोगे सर घन का आयतन हमें दिया गया है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। और सर हम जानते हैं घन के आयतन का सूत्र कितना होता है। आप कहोगे सर घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब, यानी कि सर भुजा के क्यूब का मान दिया गया है 1728। चलिए, अब देखो इसका क्या निकालेंगे। अब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे। अभी तो आपको बताया था कि अगर आपको संख्या याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, और अगर संख्या याद नहीं है तो आपको 1728 के क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। चलिए इसके गुणनखंड कर देते हैं। आपने कहा सर ये संख्या तो दो से कट जाएगी, दो से काटा, दो अट्ठे 16, दो छिक 12, दो चौक 8। सर ये संख्या दो से कट जाएगी, दो चौक 8, दो तिया 6, दो दूनी 4। सर ये संख्या दो से कट जाएगी, दो दूनी 4, दो एकम 2, दो छिक 12। सर ये संख्या भी दो से कट जाएगी। आपने कहा सर दो से काटा तो दो एकम 2, 0, दो अट्ठे 16। फिर आपने कहा सर ये संख्या भी दो से कट जाएगी, दो पंजे 10, दो चौक 8, और ये भी दो से कट जाएगा। आपने कहा सर दो से काटा तो दो एकम, दो दूनी 4, दो सत्ते 14। अब जो संख्या आ गई है 27, वो दो के पहाड़े में नहीं आती। अब आपने कहा सर 27 कटेगा 3 से, यानी कि 3 निम 27। सर 3 कटेगा 3 से, 3 तिया 9, और 3 कटेगा 3 से 1। आपको कहा था कि आपको जब तक एक नहीं आ जाए जब तक आपको काटते जाना है अभाज्य संख्याओं से, यानी कि प्राइम नंबर से आपको इसको काटते जाना है। आपने कहा सर हमें समझ में आ गया कि जो भुजा का क्यूब का मान है
जो भुजा के क्यूब का मान है सर वो आ गया, दो कितनी बार आया आपने कहा सर? तीन, और तीन छः। आपने लिखा सर 6 बार आया, एक, दो, तीन। फिर आपने कहा सर चार, पाँच, छ। फिर आपने कहा सर तीन आया, 3 बार, एक, दो, तीन। और आप जानते हो कि आपको यहाँ पर क्यूब लिखा गया है, तो आप तीन तीन के ही पेयर बनाओगे, तो आपने तीन तीन के पेयर बना दिए। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। सेम संख्या 3 बार कम से कम आनी चाहिए, आपने पेयर बना दिया। अब आप कहोगे सर जो भुजा का मान आएगा कितना आ जाएगा? आपने कहा सर जो भुजा का मान आएगा, सर इस पूरे के पूरे तीन संख्याओं में से एक संख्या ले ली। सर इन तीन संख्याओं में से हमने एक संख्या ले ली, और सर इन तीन संख्याओं में से हमने एक संख्या ले ली। और आप जानते हैं दो दूनी चार और चार तिया 12। सर आप कहोगे भुजा का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। अब आप बताइए, आप लोगों को समझ में आ गया है कि जब भी आपको कोई संख्या का अगर आपको क्यूब रूट निकालना है, यानी कि क्यूब से सिर्फ भुजा का मान निकालना है, तो आप संख्या के गुणनखंड करोगे और फिर उसमें तीन तीन संख्याओं के एक जैसी संख्याओं का पेयर बना लोगे, और उस तीन संख्याओं में से आप एक संख्या को उठा लोगे, जैसा वर्गमूल निकालते हो। ठीक है? जैसे कि अगर कहीं यहां पर ही लिख दिया जाए साइड में, कि अगर कहीं साइड में लिख दिया जाए कि आपको दिया गया है कि जो एक्स स्क्वायर का मान है, वो मान लो आपको कुछ ऐसे संख्या दे दी जाए, जैसे कि आपको दे दिया गया, कितना दे दे कि एक्स स्क्वायर का मान आपको दिया गया है, मान लेते हैं 484 मान लेते हैं। अब सर पूछे जाए कि बताओ एक्स का मान कितना होगा, यानी कि आपने कहा सर यहाँ तो स्क्वायर का मान है और संख्या ऐसे लिखी हुई है। अगर आपको याद हो तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर 484 को हम इसको फैक्टर कर लेते हैं। दो दूनी चार, दो चौक आठ, दो दूनी चार, फिर दो से काटा तो दो एकम दो, दो दूनी चार, दो एकम दो। अब ये संख्या कितने से कट जाएगी? आपने कहा संख्या सर 11 से कटेगी 11 टाइम, और 11 से कटेगी 11 टाइम। ठीक है? तो आपने कहा सर एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11। और आपको पता है कि सर यहाँ पर कितना है? सर यहाँ पर संख्या 2 है, यानी कि स्क्वायर है, तो हमें दो दो का पेयर बनाना होगा। सर ये भी हमने एक पेयर बना दिया, और ये हमने एक पेयर बना दिया। जब आप एक्स का मान निकालोगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? इस पेयर में से एक संख्या गुणा इस पेयर में से एक संख्या। तो आपने दो दो के पेयर क्यों बनाए? आपने तीन तीन संख्या के पेयर क्यों नहीं बनाए? क्योंकि सर यहाँ पे पावर 2 है, तो अगर पावर 2 है तो हम दो दो संख्याओं के पेयर बनाएंगे, और अगर हमारी पावर कितनी है 3, तो सर हम तीन तीन संख्याओं का पेयर बनाएंगे। ठीक है बच्चे, इतना सभी को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो फिर हम लोग चलते हैं जल्दी से आगे। ठीक है? समझ में आ गया ना सभी को? ठीक है। तो ये वाला सवाल हम कर रहे थे, और इस वाले सवाल में हमें दो चीजें समझ में आ गई कि सर भुजा का मान तो कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। चलिए, अगर भुजा का मान 9 सेंटीमीटर आ गया है, तो पर सवाल यहीं पर खत्म नहीं हो गया था। फिर सवाल के अंदर आपसे पूछा गया था कि आप इस घन का बताएंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपने कहा सर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सर इसका सूत्र होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो आपने कहा सर 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है? 9 सेंटीमीटर, तो आपने कहा सर 9 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे? और 6 गुणा 9 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? आप कहोगे 9 में 81 होता है, और जब आप 81 गुणा 6 में करोगे तो 6 कम 6 8 छिंग 48। आपने कहा सर 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है? और जब आप इस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप कहोगे सर सूत्र होता है 4 गुणा भुजा का वर्ग। 4 गुणा भुजा का वर्ग। तो सर 4 की गुणा कर देंगे, भुजा का वर्ग कितना है? 81, और जब गुणा कर दोगे तो कितना जाएगा? 4 और 8 चौक 32। सर 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये भी याद रखना है कि जो आयतन आता है सर वो सेंटीमीटर क्यूब में आता है, जो भुजा का मान आता है सर सेंटीमीटर में आता है, और जो क्षेत्रफल का मान आता है सर वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है बच्चे? चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए, अब आप लोगों के सामने एक और सवाल हम लोग लिख देते हैं जल्दी से, और आप उसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में आप अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में देंगे। देखो, आपने घनाभ के बारे में पढ़ा था घनाभ के बारे में। अगर आपको एक घनाभ की भुजाएं दे दी जाए, देखिए सवाल नंबर तीसरा है आप लोगों के सामने, कि अगर आपको घनाभ की भुजाएं दे दी जाए, कि घनाभ की भुजाएं, आपकी घनाभ की भुजा का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 14 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर। लंबाई का मान हम लिख देते हैं कि आपको भुजाओं का मान दिया गया है, भुजाओं का मान कैसे दिया गया है? भुजाओं का मान कि जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, जो चौड़ाई है
वो 4 सेंटीमीटर है, और जो ऊंचाई है, चलो आप एक काम कीजिए, ऊंचाई का मान 5 सेंटीमीटर लीजिए और चौड़ाई का मान कितना ले लीजिए, चौड़ाई का मान आप ले लीजिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, कि चौड़ाई का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका क्या पूछे, चलो बताओ इसका आयतन कितना होगा। सबसे पहले आप आयतन ही पढ़ रहे हैं, तो बताइए आयतन कितना होगा। फिर आप बताइए कि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। चलो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप ये दो चीजें बताएंगे जल्दी से। सभी बच्चे इसको हल करेंगे कि घनाभ की भुजाओं का मान दिया गया है कि जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए इसका आयतन कितना होगा और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आप बच्चे आयतन का नंबर लिखेंगे, कोमा लगा करके या स्पेस लगा के आप पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर लिखोगे, और एक ही चैट में आप दोनों आंसर लिख कर भेजोगे। पहला आयतन होना चाहिए और दूसरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होना चाहिए। कोई भी बच्चा दो आंसर नहीं भेजेगा, एक ही लाइन में दोनों के आंसर लिखकर भेजेंगे चैट सेक्शन के अंदर कि सर आयतन इतना होगा और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होगा। चलिए, सभी बच्चे इसको हल करेंगे और हल करने के बाद में अपने आंसर कुछ इस तरीके से भेजेंगे कि आप एक ही लाइन के अंदर आयतन भी लिखोगे कि आयतन सर इतना आ रहा है और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सर इतना आ रहा है। ठीक है, चलिए, अब तक तो आ जाना चाहिए था आंसर, बहुत ही आसान सवाल है। भाई किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, यानी कि आप लोगों ने क्षेत्रमिति पूरी पढ़ ली है लेकिन पर आपने रिवाइज नहीं किया है घर पर। फिर लग रहा है आपकी घनाभ के आयतन का सूत्र, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र भूल गए हो आप। विनय, निखिल, सचिन, संजय, आप हमें बताइए कि आपको सूत्र भी याद है कि बच्चे नहीं है या भूल गए हो। ठीक है, विनय का आंसर आया। बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए। भाई इस तरीके से किस तरीके से काम चलेगा कि आप लोग आंसर ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, निखिल का आंसर आया। ठीक है, काले कुमार के नाम से बच्चे का आंसर आया, सचिन का आंसर आया। आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में बहुत आराम आराम से कैलकुलेशन कर रहे हो। देखिए, हमने आपको कहा था कि आपको दोनों चीजें निकालनी, बच्चे एक ही चीज निकाल पाए हैं, अभी तक दूसरी चीज नहीं निकाल पाए हैं। देखो, आप जानते हो, देखिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हम बताते हैं सभी बच्चों को। देखिए, बहुत ही आसान सवाल था। हमने कहा था कि क्षेत्रमिति के अंदर सूत्र याद कर लो तो बहुत जल्दी जल्दी सवाल होंगे। आपने कहा सर आप हमसे पूछा गया घनाभ का आयतन बताओ। आप कहोगे सर जो घनाभ का आयतन होता है, सर इसका सूत्र होता है हमारे पास में कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चलो सभी के मान भर दो, लंबाई का मान 8, चौड़ाई का मान 5, ऊंचाई का मान 4। आप खुद बताइए, 8 पंजे 40, और सर 40 गुणा 4 कितना होता है, 160। इतनी देर में तो आंसर आ जाता। और आप जानते हो आयतन किस में निकाला जाता है कि अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान सेंटीमीटर में, तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। विनय का ये भी गलत था, उन्होंने 160 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखकर भेजा था। ठीक है, चलिए, एक तो ये चीज समझ में आ गई। दूसरा पूछा गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमने याद किया था कि इसको तो चार दीवारों का क्षेत्रफल बोलते हैं, और चार दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 गुणा L+B गुणा H। आप सभी के मान भरेंगे तो 4 तो 4 ही रहेगा, L+B। आपने कहा सर L+B का मान हो गया 8+5 गुणा सर H का मान हो गया 4। जब आप इसको हल करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। 8 और 5 कितना हो गया बच्चे, 13 गुणा 4 गुणा 4। आप जानते हैं 13 चौक कितने होते हैं बच्चे, 52।
और जब 52 की गुणा 4 में करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 208। भाई 4 दूनी 8 और 5 चौक 20। आप कहोगे सर क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बताइए, आप लोगों को समझ में आया है तो जल्दी से वाइट टाइप करना, और अगर अभी किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार जल्दी से हमें बताना। ठीक है बच्चे? सॉरी, इसके अंदर गलती हो गई थोड़ी सी बच्चे, एक सेकंड, हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर सूत्र में गलती हो गई बच्चे, सूत्र में 2 होता है ना, आपने हमें बताया भी नहीं कि सर जो पारस्परिक क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो कितना होता है? 2L+B गुणा H। जब आप इसके अंदर 2 लिखोगे तो सर 8 5 13 तो होता ही होता है, और 13 चौक 52 होते हैं, और 52 गुणा 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में? सर 52 गुणा 2 करेंगे, देखिए आपने कहा सर पारस्परिक क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है? 2L+B × H। आपने कहा सर 2 तो 2 ही रहेगा। यह हो गया 8+5 गुणा, सर ऊंचाई का मान कितना हो गया? 4। जब आप इसको हल करोगे तो 8+5 कितना हो गया? 13 गुणा 4। 13 चौक कितना होते हैं बच्चे? 52। और 52 की गुणा 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? चलिए, अब आप लोगों के सामने चौथा सवाल है कि आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और अपना आंसर चैट सेक्शन में ही लिख कर देंगे चौथे सवाल का भी। देखिए, चौथा सवाल आप लोगों के सामने ये है कि आपको एक बेलन की ऊंचाई दी गई है। क्या दी गई है आपको? बेलन की ऊंचाई। आपको बेलन की ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर। और आपको बेलन का दिया गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप जानते हो कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है कि जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दिया गया है बच्चे आपको 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा गया है कि बताइए बेलन का आयतन कितना होगा। आपसे पूछा गया है कि बताइए बेलन का आयतन कितना होगा। अब आप इसको अच्छे से सोल्व करना, थोड़ा सा टाइम लग सकता है आप लोगों को, कि आपको बेलन की ऊंचाई का मान दिया गया है कितना? 14 सेंटीमीटर। सर हमें बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है कितना? 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, और हमसे पूछा गया है कि बताइए बेलन का आयतन कितना होगा। चलिए, आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिख के भेजना। देखो हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, बेलन का आयतन पूछा गया है। सर बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। सर हमें पाई का मान पता है, सर हमें आर का मान नहीं पता है, हमें एच का मान भी पता है। तो आर का मान कहाँ से निकाल सकते हैं हम? आर का मान वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज आपको दी गई है ये इसीलिए दिया गया है ताकि आप यहां से आर का मान निकालो और इसके अंदर आप आयतन के अंदर पुट कर दो। चलिए, हमने थोड़ा सा हिंट कर दिया है कि बेलन की ऊंचाई का मान पता था, आयतन निकालने के लिए सर पाई का मान पता था, पर आर नहीं पता थी। आर कहां से लेकर आएंगे? सर आर हम बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए अब आप देखते हैं कि कितने बच्चों को बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद है, कि जो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो कितना होता है। अगर किसी बच्चे को याद है तो वो अपना चैट सेक्शन में लिख कर भी भेज सकते हैं, जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है। जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना सूत्र होता है उसका लिखकर भेज सकते हो आप लोग। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया चैट सेक्शन में, सभी बच्चे सूत्र रिवाइज कर रहे हैं कि कॉपी में हमने कहाँ लिखे हुए थे। ऐसा ही है ना सभी बच्चों के साथ में? ठीक है, विनय का आंसर आ गया है। संजय बच्चे आप भी अपना आंसर भेजिए। निखिल, ठीक है, एक और बच्चे का आंसर आ गया है। हमें लग रहा है कि जो भी विनय आंसर लिखकर भेज रहे हैं वो उसको कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हैं।
और ये अच्छी बात नहीं है धर्मवीर कैदिन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। आप दूसरे का आंसर सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हो। हाँ, हमें समझ में आ गया विनय कि आपके आंसर को ही कॉपी करके लिख दे रहे हैं। इन्होंने पहले भी ऐसा ही किया था कि आप ही के आंसर को कॉपी पेस्ट किया था पहले वाले सवाल का। बच्चे अगर आप अपना आंसर भी नहीं निकालोगे तो फिर बच्चे कैसे काम चलेगा कि आपको सारी चीज समझाई गई है, आप कॉपी लेकर बैठे हो, आप कॉपी के ऊपर जब तक पेन से अपना आंसर नहीं निकालोगे जब तक आप कुछ नहीं सीख सकते। देखो मैथमेटिक्स यानी कि गणित पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन पर कब, जब आपको जैसा कहा जाता है आप वैसा ही करें। यानी कि आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठे और जब आपको सवाल करने के लिए कहा जाता है, टाइम दिया जाता है, तो आप उस टाइम को इस्तेमाल करें और देखें कि आप सीख भी पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो। ठीक है, चलिए अब काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, तो अब हम आप लोगों को समझा देते हैं कि इस सवाल को करना कैसे था। देखिए, जब आप इस सवाल को करोगे तो आपने कहा सर बेलन का आयतन तो बहुत आसान है, सर पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए मान भर देते हैं। सर कहा गया पाई का मान रख देते हैं 22/7। आर का मान तो सर पता ही नहीं है, गड़बड़ हो गई। गुणा एच का मान पता है सर 14। आयतन निकलने ही वाला था, निकलते निकलते रह गया, क्योंकि आर का मान नहीं पता था। अगर पता होता तो आंसर आ गया होता अब तक। तो आपने क्या किया कि फिर आप गए किसके पास में कि आपको एक और कुछ चीज दी हुई थी, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। आपको दिया गया था जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप कहोगे सर हम जानते हैं कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एच। और सर इसका मान हमें कितना दिया गया, 264। देखो दो का मान तो दो ही रहेगा, पाई का मान कितना आ गया 22/7। सर आर का मान हमें अब भी निकालना है, हमें नहीं पता है। और सर ऊंचाई का मान कितना पता है हमें, 14/1। सर ये हमारे पास में 264 है। सर जब यहां से हम ऊंचाई निकालने गए, सॉरी त्रिज्या निकालने गए, तो हमने कहा सर ये आर तो इधर ही रहेगा, तो आर बराबर 264। अब देखो ये 2/1 था, ये इधर आके 1/2 हो गया, गुणा, क्योंकि दूसरे हाथ में जाकर भिन्न पलट जाती है। आपने कहा सर ये 22/7 था, तो ये कितना हो गया हमारे पास में, सर ये 7/22 हो गया, गुणा, सर ये कितना था, ये 14/1 था, तो ये सर 1/14 हो गया है। जब आप इसको हल करोगे तो कितना आएगा आंसर। आपने कहा सर 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है बच्चे। फिर आपने कहा सर 2 से एक काम कर देते हैं, इससे काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 से इसको काटा तो कितना आ गया। आपने कहा सर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, सर 132 आ गया। सर इसको 2 से फिर काट देते हैं, सर 2 से काटा तो 2 छिक 12, 2 छिक 12। सर हमारे पास में 22 बच रहा है, सर त्रिज्या का मान आ गया है 66/22, या फिर सर इसको 22 से काट दिया 3 आ गया। सर त्रिज्या का मान कितना आ गया, 3। त्रिज्या का मान 3 यहाँ पर रख दो। जब आपने कहा सर 3 का स्क्वायर है, तो सर हम 2 बार लिख देते हैं, 3 × 3। सर 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। सर आंसर आ गया हमारे पास में कि जो बेलन का आयतन आ गया वो आ गया 22 × 3 × 3 × 2। जब आप इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 3 तिया 9, और ठीक है 3 तिया 9 लिख लेते हैं, और ये कितना है 22 × 2, इसको 44 लिख लेते हैं। जब आप 44 की गुणा 9 में करोगे तो 9 चौक 36 कैरी किया 3, 9 चौक 36, और 36 और 3 कितना हो गया, आपने कहा 39। सर ये तो 396 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। अब आप लोग हमें बताइए कि आपका आंसर 900 से ऊपर कैसे आ रहा था। अगर आप सभी को समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लेना, और समझ में आ गया तो सभी बच्चे वाई टाइप करना, और किसी बच्चे का डाउट है या नहीं समझ में आया तो एन टाइप करके भेजना है, या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए कि समझ में आ गया है। जिस जिस बच्चे की सब जहां जहां समझ गलती में हुई है, आ गया। हाँ जिस जिस बच्चे की जहां जहां गलती हुई है उनको समझ में आ गया है। देखो कितने कितने आसान सवाल है कि आपको अगर क्षेत्रमिति के अंदर अगर आपको सिर्फ फॉर्मूले याद है तो आपके आंसर आएंगे ही आएंगे। जैसे कि हमें लग रहा है कि आप लोगों को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि आपने लोगों ने एक तो हल करने में बहुत टाइम लगाया, हम जो देखो आपको समझा रहे थे तब भी हमको इतना टाइम नहीं लगा। तो देखो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है बच्चों पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कि सर मोबाइल लेकर बैठ गए, कॉपी लेकर बैठ गए, क्लास ज्वाइन कर लिया तो पढ़ाई हो गई। नहीं बच्चे, पढ़ने के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि एक तो आप जब भी पढ़ने बैठो अपनी कॉपी और पेन हमेशा लेकर बैठो, कॉपी और पेन। और ये नहीं कि सर लेकर बैठने से काम चलेगा। अगर आपको कोई टाइम दिया जाता है, हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिख कर दिखाते हैं, फिर आपसे कहते हैं चलो आपके पास में 2 मिनट का टाइम, आप इसको हल करो। तो बेटे 2 मिनट ये नहीं कि सर 2 मिनट हो इधर दीवार पे देख रहे हैं, इधर पीछे देख रहे हैं क्या हो रहा है। 2 मिनट अगर आपको दिए गए तो आप उसको इस्तेमाल करो,
आप अपने पेन को अपनी कॉपी पर चलाओ और देखो कि क्या आप उस सवाल को हल कर पा रहे हो। जब तक आप इस तरीके से अपने आप को नहीं बनाओगे कि आप जब तक दिए गए समय के अंदर क्वेश्चन को हल करना नहीं सीखोगे, ये चीज मान के देखो कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो अगर आप ऐसा करोगे। लेकिन पर अगर आप दिए गए टाइम को, सिर्फ समय को अगर बर्बाद करते गए जाओगे, तो आपको एक चीज, मतलब हमेशा कहते आ रहे हैं बड़े लोग, और ये बात सच्चाई है कि जो एक बार समय हाथ से निकल गया वो दोबारा नहीं आ सकता आपके पास। यानी कि इन 2 मिनट के अंदर आप अपने आप को जज कर सकते थे कि आपको चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है। हम तो यही मान के चल रहे हैं ना कि आपको चीजें आ रही है। क्यों? क्योंकि हम आपसे कहते हैं कि आप हल कीजिए, तो हमें लगता है कि आप उस 2 मिनट का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर हमें यही पता हो कि आप 2 मिनट में सिर्फ सामने वाली दीवार को देख रहे हो, तो हम आपके 2 मिनट खराब ही क्यों करें? सवाल लिखा और आपको समझाना शुरू कर दिया। ऐसा भी तो कर सकते हैं। लेकिन पर आपको टाइम दिया जाता है कि आप भी तो अपने आप को चेक करो कि आप सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो। हमें तो सारी चीजें आती हैं, लेकिन पर हम आपको टाइम देते हैं किस लिए? ताकि आप हमें चेक करके ये बता सको कि आपको भी चीजें आ रही है करनी या नहीं आ रही है। तो देखो, पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप अपनी कॉपी पेन हमेशा लेकर बैठो। और कॉपी पेन को लेकर नहीं बैठना जब तक कि आप इस पेन को कॉपी के ऊपर चलाओगे नहीं, तब तक इस पेन की कोई वैल्यू नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, उनके सिर्फ साइन की इतनी थोड़ी कीमत होती है कि लोगों को 10-10 दिन तक इंतजार करना पड़ता है, सिर्फ इस पेन की वजह से। कि जब तक आप इस पेन को चलाओगे नहीं कॉपी के अंदर, तो इस पेन की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है? तो आप लोग पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने पेन को कॉपी के ऊपर चलाया करो। ये नहीं कि 2 मिनट का टाइम मिला है तो इधर देखा उधर देखा, मन ही नहीं है सर, 2 मिनट तो बाद समझा ही देंगे सर तो समझा ही देंगे। लेकिन पर आप उस 2 मिनट को इस्तेमाल करना सीखो। इस 2 मिनट से जिंदगी का बहुत अहम टाइम है। और आपको लगता होगा सर 2 मिनट में होता ही क्या है? आप ये देख कर देखो कि अगर आप दिन के 2 मिनट आपको दिए जाते हैं एक सवाल में, आपको 5 सवाल दिए जाते हैं, तो आपको दिन के 10 मिनट दिए जाते हैं जिसमें आप ये चेक कर सकते हो कि आपको कितनी चीजें आई हैं कि नहीं आई है। और 10 मिनट, अगर आप एक दिन की 10 मिनट, और जरा इसको 30 दिन से गुणा करना, आपको कितनी मिनट मिली? 300 मिनट। आपको 5 घंटे मिले अपने ऊपर चेक करने के लिए आपको कुछ चीजें आई है कि नहीं आई है। और जरा इसको करना जरा 12 से गुणा, आप देखोगे कि एक बहुत बड़ी संख्या है ये। सिर्फ कहने के लिए 2 मिनट है, लेकिन फिर जब आप इसको पूरे साल में देखोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने अपने ऊपर कितना काम किया था इस दो दो मिनट के अंदर। और इसी 2 मिनट में आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपको कितनी चीजें आई हैं। मान लो हम ये सवाल आपको देते ही नहीं, भाई हमने ये सवाल आपको दिया और आप लोग नहीं कर पाए, हमने देखा किसी का भी आंसर ठीक नहीं था, इतना बड़ा हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। पर आप कमेंट सेक्शन में जाके देखो, एक भी ऐसा आंसर बता दो जो सही था, यानी कि आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी फिर तो। ठीक है? तो आपको जब टाइम दिया जाता है तो आप अपने आप को चेक करके ये जरूर बताया करो कि हाँ सर हम कर पा रहे नहीं कर पा रहे। जब तक आप आंसर नहीं भेजोगे, मान लो कोई भी बच्चा अपना आंसर ही नहीं भेजता, तो हमें क्या लगता है कि सभी को समझ में आ रहा है। पर जब हमने फोर्स किया बच्चों ने अपने आंसर भेजे, तो सभी का गलत है, एक बच्चे का भी आंसर सही नहीं था। तो इस तरीके से मत करो। यानी कि अगर आपको टाइम दिया जाता है तो आप सवालों को क्या करो, और अपने आप को चेक क्या करो कि आपको कितनी चीजें आ रही हैं और कितनी चीजें नहीं आ रही है। चलिए हम एक और सवाल लिख रहे हैं, सभी बच्चे हल करेंगे और अपना आंसर भेजेंगे, कॉपी पेस्ट किसी का आंसर नहीं करेंगे। ठीक है? देखिए, आपको दिया गया है कि आपके पास में एक घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है बच्चे? आपको एक घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है, कि जो घन है इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया गया है कि ये 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना ये? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा गया है, बताइए इस घन का आयतन कितना होगा। बताइए इस घन का आयतन कितना होगा। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आएगा। आपको घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो आपको घन का आयतन पूछा गया है। घन के आयतन का सूत्र होता है कि सर घन के आयतन का सूत्र ये होता है, पर हमें उस भुजा का तो मान ही नहीं पता, तो हम उसको कहाँ से निकालेंगे? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से निकालेंगे। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास में, 2 ही मिनट का टाइम है। देखते हैं कि कितने बच्चे इसको हल करके अपना आंसर चैट सेक्शन में लिखकर भेजते हैं। और सभी बच्चे अपना आंसर भेजेंगे, कॉपी पेस्ट मत करना कि इसका आंसर उठाया कॉपी कर दिया, उसी का आंसर उठाया पेस्ट करके भेज दिया। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजेंगे। और अगर आप लोगों को टाइम दे ठीक है,
शिवम जागरा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, उनको शायद इतनी चीजें अच्छी लग गई है कि उनको ये भी पता लग गया कि आंसर लिखते किस तरीके से है। बहुत अच्छी तरक्की करोगे बच्चे। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करो। जिस जिसका हल होता रहे वो जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन में आंसर लिखकर भेजता रहे। ठीक है, विनय का आंसर आ गया है। निखिल, सचिन, आप भी बच्चे अपना आंसर लिखकर भेजिए। ठीक है, निखिल का आंसर आ गया है। सचिन का आंसर भी आ गया है। ठीक है, शिवम का आंसर आ गया है, हर्ष का आंसर आ गया है। चलिए हम आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए, देखो बहुत आसान सवाल था ये। आपको आपको पूछा गया था आयतन बताओ घन का। तो सबसे पहले आपने कहा, ठीक है, संजय का भी आंसर आ गया है, धर्मवीर और दानवीर के नाम से भी आंसर आ गया है। देखो आपसे घन का आयतन पूछा गया है। आप कहोगे सर घन का आयतन बहुत आसान है, सर सूत्र होता है भुजा का क्यूब। सर अगर हमें भुजा का मान मिल जाता तो आंसर तो आने ही वाला था। सर ये भुजा कहाँ से लेकर आए? यानी कि आपको दिया गया था कि जो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपने कहा सर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो सूत्र होता है, कितना होता है वो? 4a²। या फिर आप लिख सकते हो 4 गुणा भुजा का वर्ग। 4 गुणा भुजा का वर्ग, और इसका मान कितना देगा आपको? 256। आपने कहा सर जो भुजा का वर्ग हो जाएगा कितना हो जाएगा? सर 256। सर यहाँ 4/1 था, इधर आके सर ये 1/4 हो जाएगा। और जब आप इसको हल करोगे तो सर ये 4 से काटा, 4×6 = 24, 4×4 = 16। तो आपने कहा सर जो हमारे पास में भुजा का वर्ग आ गया है, सर भुजा के वर्ग का मान आ गया 64। यानी कि सर 64 को हम लिख सकते हैं 8 का वर्ग। और सर कंपेयर यानी कि तुलना करने पर सर भुजा का मान आ गया 8। और ये किस में आएगा? ये सर क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो सर भुजा का मान आ गया सेंटीमीटर में। और आप कहोगे कि सर आयतन निकालना है तो भुजा का क्यूब। सर भुजा का मान तो है 8 सेंटीमीटर, तो आपने कहा सर 8 का क्यूब। और हमने आज ही लिखवाए थे 1 से लेकर 10 तक के क्यूब। तो सर कहोगे 8 का क्यूब कितना हो गया? 512। और आयतन किस में आएगा? आप कहोगे सर भुजा सेंटीमीटर में है, तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया? अगर सभी को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से वाइट टाइप करो। और ये भी चीज हमने आप लोगों को बता दी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी मास्टर क्लासेस। तो सभी बच्चे तैयार रहें कि अब आपको एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएंगी, ताकि आप एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ सके। कोई भी बच्चा क्लास को ऐसा नहीं करेगा कि लेट ज्वाइन करेगा, क्योंकि देखो अब आपके पास में ऐसी चीजें नहीं है कि हम बार बार रिपीट कर पाएंगे। ठीक है, वो चीजें थोड़ी सी स्पीड से पढ़ाई जाएंगी ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर सको। चलिए, तो ये क्लास आज तक की आपकी यहाँ पर ही रहेगी, आज की क्लास। तो बच्चे होमवर्क में आपको जितना भी होमवर्क दिया गया था वो आप कर लेना एक बार। जो भी आपका डाउट रहेगा वो आप मास्टर क्लासेस के लास्ट में 5-5, 10-10 मिनट रुक के पूछ लेना।